हमारा देश जिस आज़ादी के 76वें साल में प्रवेश कर रहा है, उस आज़ादी में हमारी गुलामी के दिनों की कुछ मान्यताएं हैं। हम सब जानते हैं कि काफी समय तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। अंग्रेजों से पहले भी हम फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के भी गुलाम रहे और उसके पूर्व हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य भी रहा। इस गुलामी के दौर में हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से काफी हद तक दूर कर दिया। गुलामी का सबसे बड़ा अभिशाप होता है अपनी हर चीज से वंचित हो जाना। जिस देश की आजादी चली जाए, उस देश की उसकी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, उसकी मान्यता और उसकी जीवन शैली, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उसका आचार विचार सब चला जाता है। दुर्भाग्य से हिंदुस्तान दुनिया में एक ऐसा देश है जिसकी गुलामी बहुत लंबे समय तक चली, और गुलामी लंबी चली तो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता से हमारा वंचन भी बहुत लंबा चला। करीब करीब भूल गए हम हमारी परंपरा और संस्कृति को। और दुर्भाग्य ये हुआ, जिन देशों ने हमें गुलाम बनाया, जिन जातियों ने हमें गुलाम बनाया, उन जातियों की, उन देशों की बहुत सारी विकृतियां और असभ्यता को हमने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। कई बार तो हम यह भी तय नहीं कर पाते कि जो हम फॉलो करके चल रहे हैं वो भारतीय सभ्यता है या यूरोपीय। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का ये रहा कि हमने बाहर की जो सभ्यता या संस्कृति है, जिसने हमें लंबे समय तक गुलाम बनाया, उसकी बहुत सारी बातों को बिना कुछ तय किए चुपचाप स्वीकार कर लिया। हमने कभी यूरोप से आई हुई विचारधारा और मान्यताओं का विश्लेषण ही नहीं किया, और जो भी यूरोपीय शासकों ने हमसे कहा वही हमने सत्य मान लिया। जैसे अक्सर यूरोपीय शासक आकर हमसे कहा करते थे कि भगवान ने हमें भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए ही पैदा किया है, और हमने मान लिया कि शायद ऐसा ही होगा। कभी कभी वो कहा करते थे कि हमारी यूरोपीय सभ्यता भारतीय संस्कृति से बहुत ऊंची है, हमने वो भी मान लिया। कई बार तो वो हमसे कहा करते थे कि उनकी तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति भी भारत से ऊंची है, हमने वो भी मान लिया। वो हमसे ये भी कहा करते थे कि हमारी सभी परंपराएं और मान्यताएं वो सभी वैज्ञानिक है और भारत की परंपराएं और मान्यताएं अंधविश्वास है, हमने वो भी मान लिया। और ये मानने के चक्कर में हम डूबते चले गए। अक्सर हमें अंग्रेज 250 सालों तक यही कहकर दबाते रहे कि तुम बहुत नालायक हो, निर्गुण हो, तुम्हें शासन नहीं करना आता, तुम बहुत गरीब हो, काले हो, अशिक्षित हो, हम बहुत गोरे हैं, हम अमीर हैं, हमारे पास हर तकनीक है, शिक्षा है, हमें भगवान ने हिंदुस्तान पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए ही भेजा है, हमारी संस्कृति और सभ्यताएं हैं, तुम्हारी कोई संस्कृति और सभ्यताएं नहीं हैं। और 250 सालों तक ये सुनते सुनते हमारे देश के सत्ताधारी लोगों ने तो यही मानना ही बंद कर दिया कि हमारे देश में कुछ अच्छा भी है, हमारी संस्कृति में, सभ्यता में कुछ बेहतर भी है। यह सुन सुनकर हमारे शासक वर्ग ने हमको याद दिलाया कि देखो, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको शिक्षा और टेक्नोलॉजी दे गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमें विज्ञान सिखा गए, जो हमें सभ्यता सिखा गए। तो हमने क्या किया कि आज़ादी के बाद यूरोपीय न्याय पद्धति को ही अपना बना लिया, आज़ादी के बाद अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपना बना लिया, आज़ादी के बाद अंग्रेजी विज्ञान और तकनीक को अपना बना लिया, आज़ादी के बाद अंग्रेजी मान्यताओं को अपना बना लिया, आज़ादी के बाद अंग्रेजी भाषा को ही अपनी मातृभाषा से ज़्यादा अपना बना लिया। आज़ादी के बाद हमने अंग्रेजों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब अपना लिया। हमारे पास अब ये भी कहने को कुछ नहीं बचा है जिससे हम कह सके कि ये हमारा अपना है। अब मुश्किल क्या हुई, हमने अपने शासक वर्ग के लोगों के कहने पर सब अपना तो लिया, लेकिन अंदर से हमारा जो दिल है उसकी जड़ें कहीं थोड़ी बहुत भारतीय संस्कार में डूबी हुई है, तो हमारी खिचड़ी बन गई। और अब मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि ना तो हम भारतीय रह पाए हैं और ना ही पूरी तरह से अंग्रेज बन पाए हैं। बहुत अच्छा होता कि हम पूरी तरह से अंग्रेज बन जाते तो शायद इस देश का कुछ तो भला हो ही जाता, या बहुत अच्छा होता कि हम पूरी तरह से भारतीय हो पाते तो भी भला होता। और अब ना हम अंग्रेज हैं और ना ही भारतीय हैं, हमारी खिचड़ी हो गई है और हमारा कचूमर बन गया है। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को ठीक से अगर समझना हो तो उस देश के नागरिकों का निजी जीवन देखना चाहिए। निजी जीवन का मतलब उनका परिवार कैसा है, परिवार में बच्चों की क्या स्थिति है, पति पत्नी के बीच रिश्ते कैसे हैं, भाई बहन के बीच रिश्ते कैसे हैं, परिवार के रिश्तेदारों के आपस में संबंध क्या है, परिवारों में संपत्ति है तो उसका बंटवारा कैसे होता है, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। क्योंकि यूरोप के जो भी सभी फिलोसोफर्स हैं और हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति या समाज की जो निजी जिंदगी होती है उसी में से सार्वजनिक जिंदगी शुरू होती है। गांधी जी मानते थे कि भारत की आज़ादी के बाद यहाँ से अंग्रेजियत चली जानी चाहिए, अंग्रेज यहाँ रहे तब भी कोई परेशानी नहीं है। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों को विदा किया है तो उनकी अंग्रेजियत को भी साथ में विदा कर दो, इससे अंग्रेजियत से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन हमने अंग्रेजों को तो विदा कर दिया, उनकी अंग्रेजियत और यूरोपियन सभ्यता को संभाल कर रख लिया। यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जहाँ साल में 9 महीने सूर्य ही नहीं निकलता, और ये उनकी भौगोलिक स्थिति है जहाँ पर न्यूनतम तापमान -40 सेंटीग्रेड डिग्री होता है और ज़्यादातर बर्फ गिरती रहती है।
बर्फ भी इस कदर गिरती है कि उस समय में तो उनके पास पानी की एक बूंद भी नहीं होती। तालाबों में, झीलों में, नदियों में, झरनों में, सड़कों और मैदानों पर, खेतों में लगातार 10-10, 15-15 दिन बर्फ गिरती रहती है। तो वहाँ के सरकारों का मुख्य काम बुलडोजर लाना है और बर्फ हटाना, बस यही काम है। यूरोप में जो परिवार होते हैं और उनके लिए जो घर बनाए जाते हैं, सामान्य रूप से उसमें 2 दरवाजे लगाए जाते हैं। एक दरवाजा तो सड़क पर खुलता है और दूसरा छत पर खुलता है। ये छत वाला दरवाजा तब इस्तेमाल किया जाता है जब सड़क पर 10-10 फीट बर्फ जम जाती है, तो घर की छत की ऊंचाई तक बर्फ आ जाती है, तो छत से कूदकर सड़क पर चले जाते हैं और चलते चलते अपने काम पे चले जाते हैं। अब जब इतनी बर्फ उनके यहाँ 9 महीने रहती है तो कुछ तो असर करेगी। आप जानते हैं कि बर्फ ठंडी होती है और आदमी को भी ठंडा बना देती है। बर्फ कठोर होती है और आदमी को भी कठोर बना देती है। अगर आप कल्पना करें कि साल के 9 महीने खेत खलिहानों में बर्फ जमी हुई है तो वहाँ घास का तिनका भी नहीं उग सकता। यूरोपीय जीवन शैली में शादी और तलाक भी बहुत सामान्य सी बात है। अगर सुबह शादी हुई तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो शाम तक भी चल पाएगी। भारत में अक्सर देखा जाए तो अगर शादी के तीसरे दिन भी पति विकलांग हो जाए तब भी पत्नी उसके साथ 7 जन्म जीने का ठान लेती है। दुनिया भर में भारतीय महिलाएं विश्व की सभी महिलाओं से 200 गुना ज्यादा वफादार है। तो भारत में तो वेल्थ भी है, वाइफ भी पक्की है और वेदर भी अच्छा है, लेकिन यूरोप में ये तीनों ही चीजें पक्की नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ की व्यवस्था कैसी होगी। यूरोप का एक महान फिलोसोफर रूसो लिखता है कि मेरे 4 बच्चे हुए। जब मेरी पत्नी को पहला बच्चा हुआ तो मेरी इच्छा के खिलाफ था। मैंने उसे घर के बाहर टोकरी में रख दिया और उसे कुत्ते खा गए। बाकी के 3 बच्चे भी मैंने लावारिस छोड़ दिए, अनाथालयों में दे दिए, क्योंकि यूरोप में लगभग हजारों वर्षों से यही परंपरा चली आ रही है। बच्चे पति पत्नी के वैवाहिक आनंद में बाधक है और हमारी परंपरा और मान्यता में शारीरिक आनंद ही सब कुछ होता है। हर मनुष्य के जीवन का आखिरी उद्देश्य शारीरिक आनंद की ही प्राप्ति है, ऐसा रूसो अपनी पुस्तक में लिखता है। और बच्चे उस आनंद में रुकावट पैदा करते हैं। तो ये मान्यता और परंपरा यूरोप में 2500 साल से चली आ रही है और यूरोप अपने आप को महान कहता है। यूरोप में लावारिस और अनाथ बच्चों को रखने के लिए वहाँ के प्राचीन राजाओं और शासकों ने कुछ संस्थाएं शुरू की। कॉन्वेंट यानी कि लावारिस और अनाथ बच्चों को रखने की जगह। कॉन्वेंट स्कूल जहाँ पर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता का कोई अता पता नहीं है। वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं, अनाथ बच्चों को माँ बाप का अपनापन का एहसास कराने के लिए कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षकों को मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर कहा जाता है। जिस यूरोप में 2500 साल बच्चों को पाला नहीं जाता, उनको कॉन्वेंट में रखा जाता है, इसलिए वहाँ मदर, फादर और ब्रदर, सिस्टर होते हैं। और भारत में अंग्रेज आए तो उनके साथ कॉन्वेंट स्कूल भी आए। अब तो गली गली, चौराहे चौराहे खुल गए हैं। और यहाँ तो एक ऐसी विचित्र परिस्थिति है कि बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल, और वर्तमान में हम अपने बच्चों को ऐसे कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं जिनके अध्यापकों को मदर फादर बोलना सिखाया जा रहा है, यानी कि स्कूल में नकली मदर फादर और घर में असली माता पिता। यूरोप में अनाथ बच्चों और लावारिस बच्चों के रहने के लिए कॉन्वेंट स्कूल खोले गए थे, लेकिन भारत में तो अगर कोई बच्चा अनाथ भी हो जाए तो पूरे रिश्तेदार उसे रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ कोई अनाथ या लावारिस होकर भी नहीं होता। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा तो ये है कि एक बच्चे की 2 माताएं भी हो सकती है, लेकिन बाप 2 कभी नहीं हो सकते। अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की 2 माताएं थी, एक ने जन्म दिया और एक ने पालन पोषण किया। भगवान श्री राम ने भी जिंदगी भर अपनी 3 माताओं को माना। जन्म देने वाली कौशल्या माता और केकई और सुमित्रा को भी माँ के समान ही माना। भारत देश के इतिहास में माताएं 2, 3 या 4 हो सकती है, लेकिन बाप किसी के 2 नहीं हो सकते। यूरोप में जिस बच्चे के 2 या 2 से अधिक बाप होते हैं उसे बास्टर्ड कहते हैं, और हम अपने बच्चों को ऐसे ही स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। तो ये है भारत और यूरोप का खिचड़ी हो जाना। अब अगर ठीक से देखा जाए तो ना तो हम अंग्रेज बन पाए हैं और ना ही भारतीय रह पाए। यूरोप में सेक्स को ही जीवन के चरम सुख का उद्देश्य माना गया है। यूरोपियन परिवारों में बच्चों के पालने की परंपरा हजारों सालों से है ही नहीं। एक सबसे गंभीर बात कि यूरोप के परिवारों में बच्चे किस बाप के हैं ये बिना डीएनए टेस्ट के पता करना एकदम मुश्किल है, क्योंकि यूरोप में शारीरिक संबंधों पर कोई रोक टोक या मान्यता तो है नहीं। कोई भी किसी के साथ भी जाए, कोई भी किसी के साथ भी आए, इसलिए तो वहाँ की माँ भी बच्चे का अंदाजा नहीं लगा सकती है कि ये बच्चा किस बाप का है। यूरोप के बड़े बड़े फिलोसोफर्स का भी यही मानना है कि यूरोपियन संस्कृति में काम वासना को ही जीवन का चरम सुख माना गया है। तो यूरोपियन महिलाएं और पुरुष अक्सर जीवन साथी बदलते रहते हैं। अगर एक पति से शारीरिक सुख ना मिले तो दूसरा पति, तीसरा पति, लोग ज्यादा से ज्यादा 8 से 12 शादियां अपने जीवन में कर ही लेते हैं। काम वासना जैसी मान्यताओं के चलते यूरोप में अक्सर लोग बिना शादी के एक साथ रह सकते हैं, जिसे लिव इन रिलेशनशिप का नाम दिया गया है। बिना शादी किए भी बच्चे हो जाते हैं, इसलिए यूरोप में शादी जैसी कोई परंपरा कभी पहले से ही नहीं है। शादी को लेकर कोई रस्म या रीति रिवाज भी नहीं है। वहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं जो आसानी से बाद में तलाक भी लिया जा सके।
यूरोपियन फिलोसोफर प्लेटो अपनी पुस्तक में ये लिखता है कि स्त्री में आत्मा नहीं होती। जैसे घर में बाकी इस्तेमाल करने की चीजें होती है, वैसे ही स्त्री है, वस्तु जैसी है। प्लेटो अपनी किताब लॉज में लिखता है कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, इसलिए वो सत्य असत्य का विवेक नहीं कर सकती। इसलिए न्यायाधीश को आवश्यक है कि किसी भी स्त्री की बात को ना सुने। तो यूरोप में कानून बना कि किसी भी मुकदमे में स्त्री की गवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा, और वो कानून 1950 तक पूरे यूरोप में लागू रहा। 1950 तक यूरोप की बैंकों में महिलाओं को बैंक अकाउंट तक खोलने का अधिकार नहीं था। यूरोप के 2500 वर्षों में इतिहास में जिन स्त्रियों का पति मर जाता था उन्हें डायन कहकर बुलाया जाता था और उन्हें मार दिया जाता था कि ये स्त्री अब किसी काम की नहीं रही है। और यूरोपियन इतिहास में लाखों स्त्रियों को ऐसे ही नीचे दर्जे की समझकर मार दिया जाता था। यूरोप की महान फिलोसोफर सामोंदा बोवा ने फ्रांस में एक अभियान शुरू किया जो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला, स्त्री मुक्ति, कि स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह अधिकार दो। 1400 वर्षों तक तो यूरोप में स्त्रियों को वोट तक देने का अधिकार नहीं था, और अमेरिकी कानून व्यवस्था में तो कोई भी स्त्री अमेरिका की राष्ट्रपति तक नहीं बन सकती। सामोंदा बोआ को धीरे धीरे स्त्री मुक्ति आंदोलन में काफ़ी सफलता मिली और यूरोप में स्त्रियों के लिए समाज में भी अहम व्यवस्थाएं की गई। अब ये सब का भारत पर विपरीत असर पड़ा। हमने यूरोपीय सभ्यताओं की नकल कुछ इस तरह की कि हिंदुस्तान में भी स्त्री मुक्ति आंदोलन शुरू हो गए थे। हमारे कुछ नेताओं ने यूरोप के स्त्री मुक्ति अभियान की देखा देखी में भारत में भी आंदोलन चलाए, जो कि स्त्री पुरुषों की तरह शराब पी सकती है, उनके जैसे कपड़े पहन सकती है, उनके जैसे बाल रख सकती है और पुरुषों के साथ बैठकर नशे कर सकती है। हमारे देश में परंपरागत स्त्रियों को देवी स्वरूप में देखा जाता है, लेकिन नेताओं के चलते देश में यह तमाशा शुरू कर दिया। इससे कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि स्त्रियों के शारीरिक संरचनाओं के आधार पर जो भारतीय वेशभूषा स्त्रियों के लिए तय की गई है वो बेहतर है। और मैं ये समझता हूँ कि स्त्रियों को बस जागरूकता और शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत थी। भारतीय समाज में पुरुष की पवित्रता उसके जीवन में धर्मपत्नी होने से ही है। हमारे भारतीय समाज में हम शादी करते हैं परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, और यूरोप ने स्त्रियों को सिर्फ काम वासना के नजरिए से ही देखा जाता है। यूरोपीय सभ्यता ने पूरी दुनिया को तकनीक और दूर संचार का एक वरदान दिया। आज दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापनों के लिए स्त्रियों को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में रखकर प्रचार प्रसार किए जाते हैं, ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा बिक सके और युवा उनकी तरफ आकर्षित हो सके। अगर आप एक पुरुष का सेविंग ब्लेड का एड देखें तो आप पाएंगे कि सब स्त्रियों का इस्तेमाल किया गया है कामुक तौर तरीके से। अगर आप कोलगेट का भी एड देखेंगे तो उसमें भी यही पाएंगे, जिसमें स्त्रियों को करीब आते दिखाया जाता है। और अब तो यह सब हमने भी अपना लिया है। हमने यूरोपीय टीवी में दिखाए जाने वाले सीरियल कल्चर को भी भारत में देखना पसंद कर दिया है। यूरोपीय टीवी चैनलों में अक्सर ऐसे ही सीरियल्स दिखाए जाते हैं जिसमें एक औरत जो बच्चों वाली है, जिसके पति है, जिसका पूरा परिवार है, उसके बावजूद भी वो किसी और से इश्क लड़ा रही है। एक मर्द घर में बीवी को अकेला छोड़कर अपने ऑफिस की कलीग के साथ आनंद ले रहा है। बड़ी बड़ी उम्र की औरतें छोटी उम्र के लड़कों के संपर्क में आना चाह रही है। लड़के लड़कियां साथ में आपत्तिजनक स्थिति में बैठे दिखाए जा रहे हैं। हर सीरियल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए जाते हैं, और ये सब अगर भारतीय संस्कृति में आएगा तो तर्क पैदा होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या खराबी है। लेकिन हमारे घरों में भी ऐसा होने लगा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में भी ऐसा होता है, और ये चल पड़ेगा तो सब कुछ टूटने लगेगा। इस देश में घर टूटेंगे, परिवार टूटेंगे, समाज टूटेंगे, रिश्ते टूटेंगे और एक दूसरे का भरोसा भी टूटेगा। यूरोपीय देशों में तो परिवार कहने जैसा कोई शब्द है नहीं, तो टूटने को वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो तो पहले से टूटा हुआ है। लेकिन हमारे भारत में तो व्यवस्थित परिवार है, व्यवस्थित समाज है। अगर ये टूट गया तो फिर सब टूट जाएगा। और आज जो हमारे देश में स्त्रियों को लेकर जो हिंसा बढ़ रही है, जो बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, यही यूरोपियन दर्शन का सबसे बड़ा असर हमारे ऊपर हो रहा है, जो हर सड़क चलती स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट मानता है। आज यूरोपियन संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर इतना गहरा होता जा रहा है कि देश के स्कूल या कॉलेज या सार्वजनिक स्थानों पर रक्षाबंधन मनाते कोई नहीं दिखाई देगा, लेकिन वैलेंटाइन मनाते जरूर दिखाई दे जाएंगे। लड़कियां लड़कों के हाथों की कलाई पर राखी के बजाय फ्रेंडशिप बेल्ट बांधने में अपनी शोभा मानती है। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून आज भी इस देश में चल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए लगभग 35,700 छोटे बड़े कानून और नियम बनाए थे, जो आज भी सबके सब चल रहे हैं। जैसे कि संडे की छुट्टी यूरोप में होती है, उनको चर्च में जाना होता है, लेकिन हम क्यों जाए? ईसाइयत में रविवार का दिन चर्च में जाकर कन्फेशन करने के लिए चुना गया है। इस्लाम में शुक्रवार के दिन को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि उस दिन को जुम्मे के रूप में माना गया है। यहूदियों में शनिवार को मुख्य माना गया है, क्योंकि ये यहूदियों की मान्यता है। परंतु हम तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, इसलिए हमारे लिए तो हफ्ते के सभी 7 दिन ही महत्वपूर्ण हैं।
आपको शायद जानकारी होगी कि यूरोप में सूरज जल्दी नहीं उगने की वजह से ऑफिसों का समय भी 9 बजे से 10 बजे या 11 बजे किया गया, लेकिन भारत में तो सूर्य का प्रकाश सुबह 6 बजे आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय कार्यालयों या भारतीय सरकारों के जो भी दफ्तर है उनका टाइमिंग भी 10 बजे, 11 बजे या 9 बजे होना चाहिए। अगर आप देखें, जिसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है मार्च, यूरोप में अप्रैल से नया वर्ष शुरू होता है, लेकिन भारत में तो नया साल दिवाली से शुरू हो जाता है। उसके बावजूद भी हमारे जो देश का बजट है उसे अप्रैल या मार्च के महीने में ही जारी किया जाता है, लेकिन यह तो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया नियम था। मेरा यह मानना है कि इसे बदल दिया जाए तो ही बेहतर होगा। हमारे सनातन धर्म में तो जनवरी, फरवरी, मार्च और इस प्रकार के महीनों का कोई महत्व नहीं है और इन नामों का मतलब भी कोई है नहीं। अक्टूबर ग्रीक शब्द ऑक्ट से लिया गया है जिसका मतलब होता है 8, लेकिन हम 10वां महीना उसे मानते हैं। वहीं नवंबर जिसका मतलब 9 से है उसे हम 11वें महीने के रूप में देखते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के चैत्र, वैशाख, फाल्गुन महीनों का, लेकिन उसके बावजूद हम यूरोपियन सभ्यता के जो जनवरी, फरवरी, मार्च जो महीने बताए गए हैं हम उनके आधार पे अपने जीवन क्रिया को अंजाम देते हैं। और सही से देखा जाए तो अगर आप किसी भी स्कूल या कॉलेज के या किसी भी सामान्यतः बच्चे से पूछेंगे तो उसे जनवरी, फरवरी, मार्च ये 12 महीने याद हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के जो फाल्गुन, चैत्र, वैशाख ये हिंदी महीने हैं ये बच्चे को याद नहीं रहेंगे, क्योंकि स्कूलों के अंदर इस प्रकार की चीज़ें पढ़ाई ही नहीं जा रही है। एक हैरानी की बात यह भी है कि आपने किसी को कहते सुना होगा कि मेरी मिसेज या तेरी मिसेज या आपकी मिसेज, लेकिन आपको मैं सही शब्दों में बताना चाहूँगा कि मिसेज का जो सही उपयोग यूरोप में किया गया है वो रखेल के लिए किया गया है। यूरोप में अक्सर एक व्यक्ति की रखेल के लिए मिसेज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप के महान फिलोसोफर प्लेटो ने मिसेज शब्द का संबंध रखेल से बताया है, क्योंकि यूरोप में शादियाँ जैसी परंपराएं तो शुरू से है ही नहीं। वहाँ लिव इन रिलेशनशिप जैसी शैली को फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहाँ कोई उनकी धर्मपत्नी भी नहीं होती है और हमने अपनी धर्मपत्नी तक को मिसेज कहना शुरू कर दिया है, जो स्त्रियों के लिए काफ़ी अपमानजनक शब्द है। में मम्मी शब्द अक्सर मरे हुए शरीर के लिए उपयोग में किया जाता है और डैड शब्द का मतलब भी वही है, लेकिन अभी भी हम अपने आप को ज़्यादा विकसित बताने के चक्कर में अपने माता पिता को मम्मी या डैडी बोल के बुलाते हैं। दूसरी अगर आप एक चीज़ ये भी देखते हैं कि सिले हुए वस्त्र जैसे कोट, पैंट या फिर 3 पीस ये सब यूरोपियन सभ्यता का हिस्सा है और भारत की परंपरा तो सिले वस्त्र पहनने की कभी पहले से ही नहीं थी। अगर आप किसी भी बड़े यज्ञ में या पूजा में बैठते हैं तो आप 3 पीस पहनकर कभी नहीं बैठ सकते। आपने देखा होगा वहाँ पे जो पूजा करने वाले साधु होते हैं या सन्यासी होते हैं वो अक्सर धोती कुर्ता में ही रहते हैं, क्योंकि जो धोती कुर्ता होता है या बिना सिले हुए वस्त्र होते हैं, हमारे भारत के सनातन धर्म की मान्यता और पवित्रता उसी में है। अगर आप खान पान के तरीके से भी यूरोपियन सभ्यता को देखने जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे अक्सर पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ज़्यादातर वो लोग यही खाते हैं। न्यूनतम तापमान और अधिकतम बर्फबारी के चलते यूरोप में ले देकर 5 से 6 खनिजों की ही पैदावार होती है, लेकिन भारत में तो खाने के मुख्य व्यंजन भी 51 है और लगभग 14,000 के करीब खनिज पदार्थ है। भारत की मिट्टी से लगभग हर 6 महीने की फसल में ये 14,000 के करीब। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अक्सर यूरोप में या यूरोपीय कल्चर के अंदर लोग पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हैं, वो सॉस खाते हैं, तो वो इसलिए खा रहे हैं कि उनके पास दूसरा खाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमें भारतीयों को वो सारी चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी ऑप्शंस है और हमारी ज़मीनें भी उपजाऊ है, हमारे पास क्लाइमेट अच्छा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भारतीयता को समझें और इसे महत्व दीजिए। सनातन धर्म आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा, लेकिन यूरोपीय सभ्यता आपको और देश को विनाश के दरवाजे पर ले जाके खड़ा कर देगी।